बार फिर से, ठीक है ना, रिविजन कर लेना है ना जी। बाकी उम्मीद है कि जो बच्चे क्लास में नहीं आ पा रहे हैं बाढ़ के कारण, ठीक है ना, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। भगवान से प्रार्थना है सब कुछ अच्छा रहे, और घर पे ही आप लोग, ठीक है ना, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और देखिए इसको आप एक मोटिवेशन की तरह लीजिए, समझा रहा ना, कि आज हम जिस परिस्थिति में हैं या हमारा फैमिली जिस परिस्थिति में है, ठीक है ना, जितने कष्टों को झेल रहे हैं, तो देखिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बाबू निकलने का बस एक ही रास्ता है, शिक्षा, समझा रहा ना। आज जिस एरिया में अगर आपका घर है वहाँ अगर बाढ़ आ जा रहा है, ठीक है, देखिए बिहार का समस्या है, समझा रहा ना, साल 2 साल के बाढ़ आता ही रहेगा, समझा रहा ना। इसको निकलने के लिए आप सरकार पर डिपेंडेंट न रहिए, आपको अपने से इस क्षेत्र से निकलना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, पढ़ना होगा, समझा रहा। आपके गार्जियन को जितना करना था कर चुके हैं, समझा रहा ना, जितना उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करना था कर लिए। अब वो आपके लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो आप मन से पढ़िए, ठीक है ना, पढ़ के कुछ कीजिए। कुछ करने का मतलब ये, अगर गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, तो एग्जाम को निकालिए, ठीक है ना, तभी आप अपने माता पिता को और अपने आप को उस क्षेत्र से बाहर निकाल सकते हैं, समझा रहा है ना। अन्यथा पूरा जिंदगी भी आपका इसी तरह से बीतेगा और आपका आने वाला पीढ़ी भी इसी तरह से। इसको क्या लेना है, मोटिवेशन के तौर पे लेना है, समझ आ रहा, ठीक है ना। बाकी मेरा प्रयास है कि आप जहाँ हैं वहीं आपको ये वीडियो मिल जाए क्लास का, ठीक है ना, और वहीं से पढ़ते रहे। अगर और भी अगर कोई समस्या हो आपको किसी प्रकार का, तो ग्रुप में आपका ऐड है, ग्रुप में किसी प्रकार का दिक्कत हो आप मैसेज कीजिए, ठीक है ना। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मैसेज कीजिए, विशेष अगर दिक्कत हो तो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब स्थिति सामान्य होगा तो आपको क्लास में आना है, लेकिन पढ़ाई एनी हाउ आपको नहीं छोड़ना, ठीक है ना। चलिए देखिए आज क्लास का रिविजन वीडियो। देखिए कल हम लोग जहाँ तक पढ़े थे, यानी कल हम लोग, ठीक है ना, क्या पढ़े थे बताइए, याद नहीं है कल क्या पढ़े थे? हाँ क्या पढ़े थे, वैक्यूल्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। और सोचे थे कल न्यूक्लियस पढ़ा दें, लेकिन ऐसा संयोग हुआ कि समय नहीं बच पाया, ठीक है ना। न्यूक्लियस आज देखिए, देखिए सारा जितना भी कोशिका से संबंधित कोशिकांग था वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए हमने इस चैप्टर के शुरुआत में ही, ठीक है ना, आपको सेल को बांटे थे, जो भी सेल होगा उसमें सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म, दो हिस्से में बांटे थे सेल को। और इस प्रोटोप्लाज्म में क्या था, न्यूक्लियस था, क्या था, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव। और इसी कोशिका द्रव में क्या था, सेल ऑर्गन, कोशिकांग, ठीक है ना। अब कोशिकांग में जैसे, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब आते हैं, और सब हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे किसका, न्यूक्लियस के बारे में। आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो पहले आप ये स्थिति समझ लीजिए कि सेल में न्यूक्लियस होता कहाँ, ठीक है ना, और सेल में न्यूक्लियस कहेंगे किसको, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्पेशल न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये अगर कोई सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है, तो इसके बीच में गोल का संरचना होता है। जरूरी नहीं कि गोल ही और भी हो सकता है या साइड में भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि एक ही केंद्रक हो, जरूरी नहीं एक ही केंद्रक हो, किसी किसी में केंद्रक होता भी नहीं है, और किसी किसी में एक से अधिक केंद्रक होता है, समझा है ना। ये किसी में नहीं भी होगा ऐसा, अब कभी कभी किसी में क्या होगा, एक से अधिक होगा, और ऐसा में। अब हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, तो केंद्रक का सबसे पहले हमको क्या समझना होगा, संरचना, ठीक है। जैसे जितना भी कोशिकाएं हम पढ़ेंगे सबका संरचना स्ट्रक्चर समझे, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए इसी चीज को हम समझिए, जूम करके देखें हैं, समझा ना, जूम मतलब समझ कोई चीज है तो जूम करके देखिएगा तो पूरा विस्तार तरीके से, ठीक है ना। इसी केंद्रक को हम यहाँ पे क्या कर दिए, जूम। अब देखिए जूम करने के लिए आपको क्या क्या इसमें दिख रहा है, ठीक है ना। मुख्य रूप से ये दिख रहा है कि डबल लेयर क्या है, डबल लेयर मेम्ब्रेन, क्या है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, जिसको क्या बोला गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या बोला गया, यानी केंद्रक झिल्ली कहा गया। उसके बाद इसमें तरल पदार्थ, इसमें क्या है, जैसे इसमें तरल पदार्थ था, इसमें तरल पदार्थ क्या कहलाया, कोशिका द्रव। अगर इसी कोशिका द्रव में अगर केंद्रक भी शामिल कर लेंगे तो क्या कहला जाएगा, जीव द्रव। तो उसी तरह से समझिए कि इसमें भी तरल पदार्थ, जिसको क्या बोला गया, न्यूक्लियोप्लास्ट, क्या बोला गया, न्यूक्लियोप्लास्ट बोला गया। और इसका आउटर लेयर है, यानी कि आउटर लेयर कनेक्टेड फॉर ईआर, यानी कि जो बाहरी झिल्ली है वो ईआर से जुड़ा हुआ है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है।
और इसी कारण क्या है, प्रोटीन का ये लेन देन करते रहता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग पढ़ चुके हैं, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ही होता है, ठीक है ना, दो तरीके का होता है। रफ वाला जिसपे राइबोसोम होता है, प्रोटीन का क्या करता है, परिवहन करता है। तो ये क्या करेगा, आवश्यकता अनुसार प्रोटीन का लेन देन करेगा। ठीक है, उसके बाद कि इसमें देखिएगा कि क्या होता है, जालीनुमा स्ट्रक्चर स्प्रिंग जैसा। ठीक है ना, इसको क्या बोला गया, क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है ना, तो यहाँ भी आप फिगर में भी देख सकते हैं, दो तरीका का बना हुआ है, यानी एक घना है और एक घना नहीं है, दूर है। ठीक है ना, तो क्रोमेटिन नेटवर्क कितने प्रकार का, दो प्रकार का। ठीक है, तो यानी कि जो कम घना है उसको बोला गया क्या, यू क्रोमेटिन। ठीक है, और जो अधिक घना है उसको हेट्रोक्रोमेटिन। अब देखिए इसमें क्या है कि ये एक्टिव होगा, समझा, यू क्रोमेटिन क्या होगा, एक्टिव होगा, यानी कि ये क्या होगा, सक्रिय होगा, और ये क्या रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें गोल गोल संरचना है। ये गोल गोल संरचना क्या है, जैसे कि सेल को कंट्रोल करने का काम कर रहा है केंद्र, तो केंद्र को भी कंट्रोल करने वाला तो होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं, कभी कभी क्या होगा कि घर में, ठीक है ना, घर पे कंट्रोल कर रहे हैं पापा जी यानी पिताजी। ठीक है ना, मान लीजिए कोई ऐसा बात है कि पिताजी आपको कहीं जाने के लिए ट्रिप पे मना कर रहे हैं, मम्मी भी मना कर रहे हैं, अब उधर से आ गए दादा। अब दादाजी बोलेंगे मेरा पोता जाइए करेगा, लेकिन पापा को बोली बंद। समझ में आ रहा है, जो घर को कंट्रोल कर रहा था उसको भी एक कंट्रोल करने वाला भी इस घर में है। समझ में आ रहा है, तो उसी तरह समझिए कि केंद्र कंट्रोल कर रहा था सेल का, तो केंद्र को भी कंट्रोल करने वाला उसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। क्या बोले, न्यूक्लियोलस, जिसका केंद्रिका। समझ में आ रहा। अब इसका काम होता है आरएनए का संश्लेषण करना, यानी कि ये क्या करेगा, आरएनए को बनाएगा। तो दिक्कत, उसके बाद अभी हम जो, ठीक है ना, और इसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव क्या होगा, देखिए ये केंद्रक था, इसमें क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। इसके बाहर एक नहीं साइटोप्लाज्म, और इसका जो झिल्ली होगा जगह जगह से कहीं से खुला होगा, इसके कारण क्या होता है कि साइटोप्लाज्म से, ठीक है ना, आवश्यकता अनुसार, ठीक है ना, पोषक पदार्थ अंदर लेगा और बाहर करेगा। और ऐसा में, ठीक है, उसके बाद देखिए क्रोमेटिन नेटवर्क बना होता है डीएनए, प्रोटीन और आरएनए से। डीएनए, प्रोटीन और आरएनए से बना हुआ है। और ये जो प्रोटीन है, इसमें दो तरह का प्रोटीन मौजूद है, समझ आ रहा है, एक हिस्टोन प्रोटीन और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन। समझ आ रहा है, यानी कि जो हमारा क्रोमेटिन नेटवर्क बना हुआ है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का, उस प्रोटीन में कितना प्रोटीन है, दो प्रोटीन, एक हिस्टोन प्रोटीन और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद आइए कि ये जो आपका है, ठीक है, ये जो है क्रोमोसोम, वो ही बनता है आगे चल के क्या, गुणसूत्र, यानी क्रोमोसोम, यानी क्रोमेटिन नेटवर्क आगे बन के आगे जाके क्या बनता है, क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र। तो बनता कब, जब सेल डिवीजन के समय। समझ में आ रहा, ये बनेगा सेल डिवीजन के समय, सेल डिवीजन के समय, यानी सेल डिवीजन के समय, ठीक है ना, आपका, ठीक है ना, यूरो क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाता है कैसा, छर्नुमा आकृति में। कैसा, हाँ, छर्नुमा आकृति में। यही है क्या आपका क्रोमोसोम, क्या है, क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र। ठीक है, अब क्रोमोसोम की अगर बात किया जाए, अब देखिए क्रोमोसोम जो होगा, ठीक है ना, अगले पीढ़ी में दोनों जाएगा, क्या होगा, दोनों जाएगा, गुणसूत्र के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी गुण जाता है। समझा ना, लक्षण उसका जाता है। और ऐसा देखिएगा कि कोई अगर माता पिता का उसका संतान हो रहा है, ठीक है ना, तो वो बहुत तरीकों से मैच करेगा। समझा रहा, और ये देखिए ये अनुवांशिक जाता है। अनुवांशिक कहने का मतलब है कि किसी का देखिएगा नकवा आपका इसका दादी पर गया है, ठीक है ना, ओट नाना पे चल गया है, तो यानी नाना वाला गुणसूत्र कैसा है, मम्मी के थ्रू है। समझ आ रहा है नहीं, ठीक है, व्यवहार बिल्कुल जब पापा की तरह ही है। समझ आ रहा है नहीं, ये सब क्या है, जो एक डाटा है दूसरी जगह कन्वर्ट हो रहा है, पहुंच रहा है। समझ आ रहा है, गुणसूत्र के माध्यम से, ठीक है, यानी कि आगे जाएगा। और डीएनए के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। डीएनए अपने जैसा फोटोकॉपी बना सकता है, यानी कि अपने जैसा उत्पत्ति कर सकता है, कि उसमें सूचना संग्रहित है। समझ आ रहा है ना, तो जाते रहता है, जाते रहता है, आ रहा है समझ में। कोई हो सके, ठीक है ना, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा आया, तो पूरा परिवार से अलग है, ठीक है ना, तो दादी बोली नहीं ये हमारे ससुर जैसा लग रहे हैं, उतना लंबा आ गया है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ से आ रहा है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम गुणसूत्र के आ रहा है। यानी अगला पीढ़ी में जाते रहेगा, समझ आ रहा ना, जाते रहेगा, आ रहा है। और अभी भी देखिएगा हमारे क्रोमोसोम में बंदर वाला लक्षण नहीं है, बंदर से उत्पत्ति हुआ है ना जी। उछल कूद खत्म होता है? नहीं खत्म होता है, समझ आ रहा है। जहाँ घर में देखिए ज्यादा खाने वाला समय इधर उधर देखेंगे कोई नहीं है, समझ आ रहा है। हिस्सा का 2 आम 4 आम चाप जाता है बंदर कैसे कोई चीज लेके, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे देखिए उसके में देखिएगा क्रोमोसोम जो होता है आपका जोड़ा में होगा, जब भी होगा तो जोड़ा में होगा, कभी भी अकेला नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मानव में कितना 23 वाले देखिए 46, ठीक है ना। इससे ठीक है ना, इतना ही याद रखिए, जब भी होगा जोड़ा में होगा। बाकी डिटेल हम कहाँ देखेंगे? रिप्रोडक्शन सिस्टम में, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन सिस्टम पर एकदम डिटेल में देखते हैं, ठीक है ना। फिलहाल सामान्य तौर पे सेल से संबंधित जितना जानना है उतना ही जानिए। अब यहाँ पे देखिए जब भी रहेगा तो जोड़ा में रहेगा, और हमेशा इसका जो संख्या होगा फिक्स होगा। किसी एक प्रकार की जीव में हमेशा संख्या फिक्स होगा। जैसे मानव में है तो 23 जोड़ा, तो 23 से जोड़ा रहेगा जी। दुनिया के किसी भी जगह से मानव उठा के लेकर चला आइए, अब 23 में से अगर एक को घट गया या बढ़ गया तो मानव का स्ट्रक्चर, प्रवृत्ति, समझ में आ रहा है ना, मानव जैसा फिर नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। साधारण नहीं असाधारण प्रवृत्ति का हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई जानवर है, जैसे अगर कुत्ता का है, दुनिया में कोई कुत्ता है, सब में डीएनए की संख्या क्या होगा? सेम होगा, यानी कि ये फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। अब इसका कार्य देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ, ठीक है ना, केंद्र यानी न्यूक्लियस। तो पहला तो ये है कि ठीक है ना, इस सेल के अंदर जितना ऑर्गन मौजूद है यह कुछ ना कुछ क्या करेगा? कार्य करेगा। सब लोग क्या करेगा? कुछ ना कुछ, सबका अलग अलग अपना कार्य है। तो इस काम को नियंत्रण करने का काम कौन करेगा? ये करेगा, समझ आया ना कि सब अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। इसका जो काम होगा खुद भी अपना काम करेगा, समझ आया। यानी कि कोशिका अंगों के कार्यों को कंट्रोल करने का काम करेगा, संतुलन बनाए रखने का काम करेगा, ताकि एक सेल अच्छे से काम करे। जब सेल अच्छा से काम करेगा तो उससे बना हुआ ऊतक अच्छा से काम करेगा, जब ऊतक अच्छा से काम करेगा तो उससे बना हुआ सेल ऑर्गन कोशिकांग अच्छे से काम करेगा, मतलब कि आपका ठीक है ना, अंग अच्छे से काम करेगा, अंग अच्छे से काम करेगा तो पूरा अंग तंत्र अच्छे से काम करेगा, पूरा अंग तंत्र अच्छे से काम करेगा तो कोई भी जीव हो पूरी तरह से फिट एंड फाइन रहेगा। बता दिए थे, ठीक है ना, या कोशिकांगों को ठीक है संतुलन करने का कार्य करेगा। अब देखिए ये संतुलन कर रहा है, एक तरह से ये क्या कहलाएगा? ब्रेन कहलाएगा। जैसे हम हमारे पूरा बॉडी को संतुलन करने का काम कहाँ से होता है? ब्रेन से होता है, ठीक है। ब्रेन में अगर थोड़ा कुछ भी हुआ तो हमारा ना संतुलन से असंतुलन की स्थिति में चले जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए किसी का कोई जिंदा है लेकिन कहता है ब्रेन डेड है, तो पड़ा हुआ रहेगा, एक स्लीपिंग, ठीक है ना, एक स्लीपिंग किंग करके, ठीक है ना, स्लीपिंग किंग करके कुछ था, ठीक है ना। 2000 लगता है 5 में उसका एक्सीडेंट हुआ था, 20 साल से कोमा में था, ठीक है ना, सऊदी अरब का था, ठीक है ना, प्रिंस था, इधर हाल फिलहाल ध्यान दीजिए 20 साल से कोमा में था, समझ आ रहा है। करंट अफेयर का एक न्यूज है, ठीक है ना, इधर उसका ध्यान हुआ है, ठीक। तो इस तरह से आपका ठीक है ना, ये क्या होता है? सेल का ब्रेन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो ये ओवरऑल हम लोग आज क्या देखेंगे? इक्वेशन को देखेंगे, समझ आ रहा है। तो आज इतना ही रहेगा, कल भी शायद कल तो रक्षाबंधन है जी, ठीक है ना। सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। जितने भी भाई हैं अपने बहनों को ठीक है ना जितना हो सके देने का प्रयास करिए, और जितना बहनें भाई से मांगने का प्रयास ना कीजिए, ठीक है ना, कि हमको चाहिए है ना जी। देखिए भाई से अगर लेना है तो प्रॉमिस लीजिए इतना उम्र, ठीक है ना, मेरा साथ रहना, मेरा साथ निभाना, है ना जी। कभी भी दिक्कत हो एक फोन किया जाना, ठीक है ना, बाकी पैसा कोई क्या हाँ, लेकिन लेकिन भाई का जिससे जितना बनता है दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? कि हम आपको यही बताते हैं कि अगर माँ की जगह अगर कोई दूसरा लेता है तो बहन, चाहे बहन छोटा हो या बड़ा, क्योंकि आपका जितना काम बहन कर देगी ना कोई नहीं करेगा, समझ रहा है। जितना काम मतलब समझ गए आप? समझ रहे होंगे नहीं जी, समझ रहा है। कपड़ा धोना, खाना बनाना, ये करना, वो करना, पानी मांगना, एक गोली में बहन ला के दे देगी, भले वो बात अलग है, ठीक है ना, ठीक है ना, लड़ झगड़ के ला देगा। देखिए